हमारा वीजा 2 बार रिजेक्शन हुआ। जो हमने पहला वीजा फाइल किया था, आपको डेट याद है कब फाइल किया था? डेफिनेटली एक हाँ बंदा तो लाके दे देगा, और वो भी बोलते कि हाँ आ जाएगी आ जाएगी। यूनिवर्सिटी हमारी सपोर्ट कर रही थी रिटर्न में। हाँ। फिर भी कुछ नहीं हुआ। थर्ड टाइम तो फिर यूनिवर्सिटी से हमने मेल करवा दिया एम्बेसी को ही। तो मीन्स यूनिवर्सिटी ने मेल कर दिया, देन उसके बाद में डिस्पैच का मैसेज आ गया। तो उस टाइम हाँ। पे आपको लाइक ट्रस्ट हो रहा था कि यार जिसके लिए मैंने इतने टाइम से वेट किया, 3 महीने से, तो 2 दिन हम्म। में कैसे दे दी कि समरी, मतलब कि जेन्यून है, कोई लोकल ऐसा। हेलो शुभांग, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर वीजा। कैसे हो आप? थैंक यू सो मच कुलवंत, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए। तो कैसा लग रहा है वीजा आज आपको रिसीव हुआ है? हम लोग 6 महीना वेट करते हैं, 7 महीना वेट करते हैं कि वीजा लग हाँ जाए, वीजा हाँ। लग जाए, फिर लग जाता है तो बड़ी खुशी होती है, घर वाले खुश हो जाते हैं, जितने लोग सब साथ में होते हैं, जो कंसल्टेंट होता है वो भी खुश होता है, सबकी अच्छा। सबकी मेहनत होती है। ओके, तो हम एक वीडियो स्टार्ट करें तो उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए कि। ओके ओके, माय नेम है शुभांग पांडे, मैं लखनऊ से ही हूँ। जो मेरा बैचलर्स था वो मैंने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब से किया है, वहाँ पे मैंने बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर किया, और वो कंप्लीट होने के बाद मैं अपने मास्टर्स के लिए इटली में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। जो मेरी एप्लीकेशंस थी वो बेसिकली मैंने एंड ऑफ फेब से मैंने स्टार्ट कर दी थी, फेब एंड से। उससे पहले आपने आइल्स वगैरह दिया था? नहीं, आइल्स मैंने मतलब जब मेरी प्रोसेस स्टार्ट हो रही थी तो मैंने अप्रैल में जाके दिया है वो। तो आपने किस किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था एंड कहाँ से एक्सेप्टेंस आया आपको? अराउंड मैंने 5 to 6 यूनिवर्सिटीज में किया था, जिसमें सेपियंजा थी, मार्के थी, पार्मा थी, पॉलिटो हम्म थी, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान। तो हम्म। मुझे 2 यूनिवर्सिटीज से एक्सेप्टेंस आया था, मुझे प्री एक्सेप्टेंस आया था सेपियंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम से, एंड जो हाँ। मेरा दूसरा एक्सेप्टेंस था वो मुझे मार्के यूनिवर्सिटी से आया था। सो आपने फैमिली जर्नी स्टार्ट की और दिसंबर में जाके वीजा मिला आपको, राइट? सो एग्जैक्टली, मैंने मतलब कुल मिला के 20th 10 महीने हो गए। सेम 10 महीने, क्योंकि मैंने 20th ऑफ फेब को ही स्टार्ट किया था अपना प्रोसेस, और आज 20 है। ओके ओके। सो आपने फैब में स्टार्ट किया, देन उसके बाद एक थोड़ा सा एक स्टेप में अगर बात करें तो एप्लीकेशन कब तक चली, देन उसके बाद में हम लोग वीजा हमने कब स्टार्ट किया, क्योंकि आप प्री इनरोलमेंट समझने के लिए आपने बहुत वेट किया था, राइट? आपने एप्लीकेशन करी, एक्सेप्टेंस आ गया। हम्म। देन एक्सेप्टेंस कब आया था, कुछ याद है आपको मार्के का? मुझे 16 जून को आया था मार्के से। 16 जून को आ गया था आपको? हाँ। अच्छा, देन हाँ, उसके बाद में हम लोग समरी के लिए वेट कर रहे थे, राइट? समरी के लिए हमने बहुत वेट किया था, जून पूरा कंप्लीट हो गया, जुलाई कंप्लीट हो गया, और अगस्त एंड में आई थी समरी। अच्छा, तो समरी अभी कैसे आई, तो थोड़ी समरी की स्टोरी बताओगे? अब हाँ एक्चुअली क्या था, अब जैसे मेरा एक्सेप्टेंस आ गया था तो मैं काफी खुश था कि चलो एक्सेप्टेंस आ गया है। तो अब हाँ क्या हाँ। होता है, आप किसी भी कंसल्टेंसी के थ्रू जाओगे तो वो सबसे बेसिकली वही स्टेप होता है कि आपका जैसे एक्सेप्टेंस आ जाए फिर आपकी समरी चाहिए होती है, तभी आप वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो हाँ। समरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब मेरी समरी नहीं आ रही थी, अगस्त हो गया था, अब इसी साल मेरा जैसे बैचलर्स कंप्लीट हुआ था तो मुझे डिग्री भी निकलवानी थी। तो उसी में हम्म। काफी बहुत वो हेक्टिक प्रोसेस हो गया था कि कॉलेज भी आना, क्योंकि मेरी यहाँ पे लखनऊ में जॉब भी चल रही थी एज एन जूनियर ओके, आर्किटेक्ट। तो आप मेरे जॉब लिए भी कर बहुत रहे थे? ज्यादा, हाँ जॉब कर रहा हाँ। था जस्ट मेरे बैचलर्स कंप्लीट होने के बाद। तो आप तो समरी के लिए आपने इतना वेट किया, सही है। तो हम्म, उस टाइम क्या आपने उम्मीद और होप छोड़ दी थी? उम्मीद तो मैं नहीं कहूंगा कि मैंने छोड़ दी थी, क्योंकि उस टाइम भी किसी किसी यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेशंस चल रहे थे, तो ऐसा भी लग रहा था कि ऐसा हो सकता है किसी और यूनिवर्सिटी से भी एक्सेप्टेंस आ जाए, उसमें समरी पहले आ जाए। अब मेरा जैसे सेपियंजा से आ रहा था, प्रोसेस चल रही थी, तो मैं दो ओके। तीन यूनिवर्सिटी साइड बाय साइड देख रहा था कि अगर यहाँ से नहीं होता तो मैं किसी और यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर दूंगा। ठीक है। तो अगर समरी का फिर यही जैसे अगस्त 24 25 तक मैंने अपनी डिग्रीज निकलवा ली थी, जो कॉलेज की फाइनल डिग्री होती है, उसके बाद समरी मुझे आ अच्छा। नहीं रही थी, वो मेरी स्कॉलरशिप प्रोसेस भी मतलब स्टार्ट करनी थी, हाँ तब हाँ। तभी हम शायद कनेक्ट हुए थे समरी के लिए, है हम ना, लोग कब कनेक्ट हुए थे, FLCS। कुछ डेट आपको याद है? अराउंड 20th ऑफ अगस्त, जब मैं तुम्हें बताया था कि मुझे समरी में प्रॉब्लम आ रही है, मुझे समरी निकलवानी है। तो समरी के लिए लाइक किसी ने आपको बताया था, या फिर कैसे पता चला आपको समरी को लेके? समरी को लेके एक्चुअली जो मेरी 2 फ्रेंड्स हैं वो भी हम्म। इसी साल गई है इटली, तो मुझे उनके थ्रू पता चला कि उन्होंने आपके थ्रू करवाया हुआ है, तो उन्होंने अच्छा। आपका कांटेक्ट दिया था मुझे, तब हम कनेक्ट हुए थे फिर उसके बाद। ओके, तो तो तुम्हें उस स्टार्टिंग में प्रोसेस में। ऐसा होता है ना कि एक ऑलरेडी आप किसी कंसल्टेंसी के पास हो, और हम्म। आपने डेफिनेटली वहां पैसा दे रखा होता है, यस। सही है, और या वो लोग भी कॉन्फिडेंट होते हैं क्योंकि अच्छे होते हैं, मार्केट में लीडिंग लोग होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि यही उस टाइम पे सबसे बड़ा एक होता है कि लूप होल ट्रस्ट है। करना कि यार डेफिनेटली एक हाँ। बंदा तो लाके दे देगा, और वो भी बोलते हैं कि हाँ आ जाएगी आ जाएगी, और 3 महीने से हम सुन रहे हैं कि आ जाएगी आ जाएगी, तो एक आउट ऑफ द बॉक्स जाके अपना काम किसी और कंसल्टेंसी कराना, तो उस टाइम पे लाइक कैसे आपने डिसाइड किया कि हाँ यार चलो हम चलते हैं, रिस्क लेते हैं? सबसे पहले तो बहुत डिफिकल्ट मेरे लिए उस समय डिसीजन हो गया था ये लेना, क्योंकि मैं एक तरफ पैसा ऑलरेडी दे चुका था। दे चुके थे अब जी हाँ। उसके बाद मैं दूसरी कंसल्टेंसी के साथ जाऊं तो ऑब्वियस सी बात है वो अपनी सर्विस के लिए पैसे मांगेगा ही मांगेगा। फिर वही हो जाता है, डू एंड डाई वाला स्टेप आ जाता है, या तो करो या तो फिर वेट करते रहो, नहीं आ हाँ, रहा स्टूडेंट के सामने यही प्रॉब्लम है। वो होता है ना कि स्टूडेंट तो फंस गया बीच में, अब क्या करे। वो कुछ हम्म। नहीं कर सकता। तो अब जैसे ये पूरा प्रोसेस हो रहा था, तब मैंने जब जैसे हाँ तुमसे कनेक्ट किया, ठीक है, उसका जो भी चार्ज था हाँ बेसिकली हाँ। इतना रिजल्ट निकला कि मेरा काम हो गया, मेरी समरी आ गई ओके। उसमें जो तो पुरानी
कंसल्टेंसी नहीं निकाल पा रही थी। उनका सिर्फ अच्छा। ये था कि हम यूनिवर्सिटी में मेल कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी से मेल रिस्पांस नहीं आ रहा है, उनकी हाँ। हॉलीडेज चल रही है। ब्ला ब्ला। पास आए तो हमने लाइक जो आपकी समरी थी वो कितने टाइम में दे दी? समरी विद इन 2 days आई गेस। थोड़े से आ गई। तो उस टाइम हाँ। पे आपको लाइक ट्रस्ट हो रहा था कि यार जिसके लिए मैंने इतने टाइम से वेट किया 3 महीने से, तो 2 दिन हम्म। में कैसे दे दी कि समरी मतलब कि जेन्यून है, कोई लोकल ऐसा तो नहीं है कुछ? नहीं, जब 2 दिन में समरी आ गई थी, क्योंकि एज यू प्रॉमिस कि अगर समरी तुम्हारी हम नहीं निकलवा पाएंगे तो हमने जो भी अमाउंट लिया है वो हम पूरा रिफंड कर देंगे। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट था जो मुझे लगा। और उसके बाद मैंने कहा कि अगर चलो नहीं भी होगा तो पैसे तो वापस आ जाएंगे, और अगर नहीं आएंगे तो मतलब फिर समरी आ रही है। और 2 दिन में समरी आ गई थी, वो मेरे यूनिवर्सिटी वाले पोर्टल पे वो भी अपडेट हो गया था। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे एक इशू ये भी आ रहा था कि आपकी जो समरी थी हमने नहीं दी थी आपको, जो ऑथेंटिक वे होता है यूनिवर्सिटी वहीं से आपको डाउनलोड हुई थी और आपकी पुरानी हाँ कंसल्टेंसी ने ही दी थी आपको, हाँ है हाँ। ना? तो हमारी चलो समरी आ गई थी, देन उसके बाद आगे फिर आता है कि वीजा प्रोसेस। तो अब ये हो हम्म। गया था कि वीजा प्रोसेस किससे करवाएं, आपके थ्रू कराएं या फिर पुरानी कंसल्टेंसी के हाँ। उसके थ्रू कराएं, क्योंकि शायद आप वहां पैसे दे रखे थे, आपने उसके या नहीं? वीजा प्रोसेस के नहीं दिए थे। फिर उस टाइम पे आपके पास एक्चुअली चॉइस थी कि पुराने वाले के साथ जाएं या नए वाले के साथ जाएं, है ना? ऑब्वियसली मेरे पास चॉइस थी। बट उसमें ये था कि अब जैसे ही समरी वाले स्टेप पे हम लोग पहुंचे थे तो मैं काफी मतलब स्ट्रगल कर रहा था उस समय कि आप हाँ। मेरी समरी निकलवा दीजिए। तो उनके साइड से वो उतना अच्छा रिस्पांस आ ही नहीं रहा था। फिर जब ठीक है। मैंने तुम्हारे साथ कनेक्ट किया कि चलो ठीक है, अब समरी आ गई है तो नाउ हम्म। आई कैन ट्रस्ट यू। फिर उसके ठीक। बाद जब हमने वीजा प्रोसेस अपना स्टार्ट किया, आई गेस 4th या 5th ऑफ सितंबर से हमारा वीजा प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। ओके। हाँ, 4th या 5th जनवरी। बिल्कुल आपकी मेमोरी काफी शार्प है। आपने वीजा को लेके हमारे साथ रजिस्टर किया था 3 सितंबर को, हाँ। शार्प नॉलेज। तो तो फिर फिर वीजा प्रोसेस स्टार्ट होती है हमारे साथ, राइट? तो उस टाइम उस कंसल्टेंसी ने कुछ अपोज नहीं किया, कुछ बोला नहीं आपसे? नहीं, उनका मुझे एक ही अच्छा पॉइंट लगा था, क्योंकि बेसिकली उनकी जो पेमेंट्स होती है वो स्टेप बाय स्टेप होती है। एप्लीकेशन प्रोसेस की वो एक पेमेंट ले लेंगे, उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे कि अब आप जो है वीजा प्रोसेस की पेमेंट करो, या स्कॉलरशिप की प्रोसेस करवानी है तो उसकी अलग पेमेंट लेते हैं। तो वो स्टेप बाय ठीक स्टेप है। होता है। अब जैसे मैंने उनको स्ट्रेट अवे बोल दिया कि मुझे वीजा प्रोसेस नहीं करवानी है तो मैं इसकी हाँ। पेमेंट नहीं करूंगा, तो अच्छा। बाकी जो आपके ईमेल आईडी के जो भी क्रेडेंशियल्स वगैरह होते हैं वो उन्हीं के पास होते हैं, वो तब तक आपसे शेयर नहीं अच्छा, करेंगे। मतलब वो लोग क्या आपको करते एक हैं कि वो लोग अपने क्रेडेंशियल यूज करते हैं आपके बिहाफ पे? यस, ठीक है। बेसिकली वो आपकी पूरी आईडी जो है, ईमेल आईडी, वो पूरी वही यूज करेंगे। आपको तब तक नहीं देंगे जब तक आप उनसे मांगोगे नहीं। चलो फिर आपने उनसे वीजा प्रोसेस आपने हमारे थ्रू डिसाइड किया कि स्टार्ट करा प्रोसीड दी। करेंगे, ठीक है, आपने उनको जो भी बोलना था आपने बोल दिया। सही हम्म। है। उसके बाद सितंबर से लेके आज दिसंबर में आप बैठे हैं, हाँ हाँ। पूरे 3 महीने हो गए। तो हम्म। ये 3 महीने की जर्नी में हम चलेंगे और लाइक इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसी जर्नी रही आपकी हमारे साथ, कहाँ कहाँ सपोर्ट हुआ, और फंड मैनेजमेंट जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, हम्म। तो उस पर भी डिस्कशन करेंगे। क्योंकि हम्म। वही शायद एक ऐसी चीज थी जिसको लेके हम बहुत स्ट्रगल कर रहे थे लास्ट तक, और लास्ट में शायद हमने कुछ चेंजेस करके शायद हमें उसकी सक्सेस मिली थोड़ी बहुत, ठीक है, हाँ। थोड़ी बहुत का वीजा ही मिला है हमें। ठीक है। तो चलो अब डिस्कस करते हैं कि सितंबर में जब आप हमारे पास आए थे तो उस टाइम पे बात कर लेते हैं कि वीजा का जो डिपेंड करता है वो 2-3 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला होता है कि आपके फंड्स मैनेजमेंट, दूसरा होता है मॉक इंटरव्यू, तीसरे होते हैं अपने का वॉलेटरी डॉक्यूमेंटेशन। तो बात करते हैं पहले फंड्स मैनेजमेंट की। तो फंड्स हम्म। मैनेजमेंट जो आपके करे गए थे, लाइक जो पुरानी प्रिपरेशन थी और जो नई प्रिपरेशन कराई, तो उसमें लाइक आपका क्या एक्सपीरियंस रहा एंड कितने फंड्स पे हमने वीजा लिया? बेसिकली जो हमने लिक्विड कैश दिखाया था वो अराउंड हाँ। हमने 12,50,000 का दिखाया था। और ठीक है। उसके बाद जो वही एफडीज वगैरह थी 10 लाख हम्म। की, वो हमने दिखाई थी। तो ओवरऑल अराउंड सब बैंक स्टेटमेंट वगैरह सबके अकाउंट्स मेरे 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 फादर के मिला के, जो मेरे फादर जो थे वो को स्पॉन्सर थे, मैं सेल्फ हम्म। स्पॉन्सर था। टोटल फंड्स जो हम दिखा रहे थे वो 23 lakhs के अराउंड दिखा रहे थे, 23 to 23.5 lakhs। तो आई थिंक मेरे हिसाब से उतना फंड्स सफिशिएंट थे। हम्म। और फंड्स वाला एक इशू होता है कि जैसे सब लोग बोलते हैं कि 6 महीने के आपको फंड्स करके रखने हैं, तभी वो शायद एक अच्छा इम्पैक्ट बनता है फंड्स दिखाने हाँ। में। तो अब ऑब्वियसली मेरे पास तो 6 महीने के ऐसे स्टेटमेंट नहीं थे कि जिसमें मैं दिखा पाऊँ मेरे पास इतने सारे फंड्स हैं। तो हाँ। उसमें एक हमने अच्छा काम किया था जो तुमने सजेस्ट किया था, कि हमने एक गिफ्ट डीड बनवाई थी मेरे ब्रदर से। हाँ। तो गिफ्ट डीड मैं सबको रिकमेंड करूंगा आगे भी, कि अगर कोई आ रहा है और फंड्स अगर उसने नहीं दिखाया तो वो गिफ्ट डीड बना के वो वैसे दिखा सकता है, एंड इट वर्क्स। ओके। तो अगर बात करें कि कायदे में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ओल्ड कंसल्टेंसीज की कि यार वो अपने बच्चों के फंड्स, जैसे अभी हमारे पास जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए आ रहे हैं, तो उनके फंड्स हम अभी मैनेज करवा रहे हैं, अभी गाइड हाँ कर दे रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, कि यार आप ऐसे ऐसे कर लो ताकि आगे दिक्कत ना हो। तो ऐसा ही हम्म। कुछ था आपके साथ में, मतलब पुरानी कंसल्टेंसी ने फंड को लेके आपको गाइड नहीं किया था या फिर कुछ और ही बताया था? एक्चुअली इस चीज को लेके उनसे बात नहीं हुई थी, क्योंकि ये प्रोसेस आता है वीजा के अंडर, और वीजा प्रोसेस ओके। मैंने ली ही नहीं थी उनसे। तो उन्होंने ये बोला ओके। कि आपको कोई भी क्वेश्चन करना है या कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करना है तो आपको वो वीजा का जो आपका पैकेज पैकेज लाना है वो पड़ेगा। आपको, हाँ, वो लेना है, तो फिर हम आप
कंटिन्यू करा देंगे। हालांकि वो भी फंड्स वगैरह प्रिपेयर कराते हैं, उसका नो डाउट, मैं कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा उस पर। बट हम्म। उसका ये था कि अगर मैं उनसे वो सर्विस लेता तो वो आगे कंटिन्यू करते मेरे साथ। अच्छा, जैसे हमारा भी क्या होता है कि हम लोग स्टूडेंट की मेल आईडी यूज कर रहे हैं और हम हम्म। पर पैकेज हिसाब से पैसे ले रहे हैं, लाइक पहले एक इंस्टॉलमेंट ले ली कर दिया, बट हमारा क्या है कि हम उसको फाइनेंस का भी गाइड कर रहे हैं, हमने वीजा का तो लिया नहीं ना उससे कुछ। चलो फंड्स का मैनेजमेंट हमारा हो गया। सेकंड आते हैं वीजा को लेके मॉक इंटरव्यू। क्या लगता है मॉक इंटरव्यू कितनी हेल्प करते हैं? मॉक इंटरव्यूज एक्चुअली बहुत अच्छा तरीका होता है, मतलब किसी भी इंटरव्यू के लिए तैयार करने के लिए, स्पेशली अगर आप वीजा इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। मेरा 3-4 बार मॉक इंटरव्यू हुआ था, तो मैं थोड़ा बहुत, मेरी छोटी छोटी जो गलतियां थी वो मैं करेक्ट करता जा रहा था। जैसे हम्म। मेरा जो फ्लो था बोलने का, वो मैं बीच बीच में स्टैमर कर रहा था, तो वो धीरे धीरे मैं करेक्ट कर रहा था। जो मेरी फ्लुएंसी थी वो मैं करेक्ट कर रहा था कि मैं ऐसे ऐसे बोल सकता हूँ कि मतलब एक इंटरव्यू अगले वाले से, मतलब पिछले वाले बेटर से होना बढ़िया चाहिए। होना चाहिए। हाँ, तो बहुत तो जरूरी है। प्लस आपने जो मॉक इंटरव्यूज मुझे प्रोवाइड किए थे, जो उसमें क्वेश्चंस थे, आई थिंक उसमें 14 to 15 क्वेश्चंस थे, बेसिक वही नॉर्मल जो क्वेश्चंस होते हैं, एंड उसी में से आ रहा था। उसके अलावा आई डोंट थिंक उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा पूछा था। ओके, क्योंकि जो क्वेश्चंस हम इकट्ठे करते हैं वो हम लोग लाइक जैसे आप भी जब इंटरव्यू देके आए तो हम आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि क्या क्वेश्चन हाँ। पूछे गए, राइट? तो हम लोग वही क्वेश्चन प्रिपेयर सेट बना लेते हैं कि हाँ यार ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, उससे तो बाहर क्या ही पूछेगा इंटरव्यू, है ना? हाँ, क्योंकि सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली। डेली कब तक रिपीट करेगा। तो आपका इंटरव्यू कितने टाइम चल रहा, अगर हम रियल इंटरव्यू की बात करें तो? मेरा जो रियल इंटरव्यू था वो मेरा अराउंड 8 to 9 मिनट्स चला था। अच्छा, मतलब आप मोटा मोटा कह सकते हो कि 10 मिनट्स, दैट्स इट। चलो अब इंटरेस्टिंग पार्ट पे आते हैं कि हमारा वीजा 2 बार रिजेक्शन हुआ। जो हमने पहला वीजा फाइल किया था, आपको डेट याद है कब फाइल किया था? 23rd of October को था। अच्छा, 23 अक्टूबर किया था। एंड हाँ। देन सेकंड वीजा हमने कब फाइल किया था? सेकंड वीजा हमारा फाइल हुआ था 13th ऑफ नवंबर। नवंबर को। ठीक है, हम्म। 13 नवंबर किया। हाँ। एंड तीसरा वीजा जिस टाइम तक मतलब ऐसा होता है कि भाई अब करने का मन ही नहीं, वो हमने कब फाइल किया था? वो जिस दिन मेरा सेकंड टाइम जब रिफ्यूजल आया था, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने गया था दिल्ली। 5th of December को मैं कलेक्ट करने गया था, और 10th of December की मैंने अपॉइंटमेंट बुक कर ली थी थर्ड टाइम, कि ये मेरा ओके। लास्ट टाइम है, एक बार और मैं एफर्ट दूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली इतना टाइम पूरा लगा दिया है, वही हम कंटिन्यू करेंगे। ऑनेस्टली जैसे स्पीकिंग, कंसल्टेंसीज हेल्प करना वो सब सेकेंडरी रहता है, बट एक होता है ना कि अंदर से एक इतनी एनर्जी होना। क्योंकि देखो यार, वीजा आने के बाद में ना स्टूडेंट पूरा टूट जाता है, उसमें हिम्मत नहीं सीरियस। बचती। एक रिजेक्शन आया, दूसरा रिजेक्शन के लिए उसके बाद चांस नहीं होता। हम्म। मतलब दूसरा रिजेक्शन का बोलता है कि अब यार नहीं करना है, नहीं होगा मेरा, सही है। और सेकंड क्या होता है, और कंसल्टेंसीज में ये रहता है कि जहां से आप आए वहां का भी मैंने सुन रखा है, वहां के बच्चे हमारे पास काफी आए, ठीक है। हम्म। तो वहां क्या होता है कि वीजा फीस आपने दिए, एक बार रिजेक्शन हो गया तो हमारी छुट्टी। इफ यू वांट टू अप्लाई अगेन देन यू नीड टू पे अस अगेन। एग्जैक्टली। ठीक है, एक ये प्रॉब्लम रहती है। हम्म। अब सेकंड, बच्चे का रिजेक्शन आया, फोन कर रहा है, हेलो सर मेरा रिजेक्शन, ठीक है। अब मैं क्या करूं, बच्चा डिमोटिवेट वैसे ही है, और आप उसको बोल रहे हैं भाई हमने तो देखो प्रोफाइल आपकी लगा दी जैसी थी, अब रिजल्ट आपके हम्म। सामने, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो एम्बेसी करेगा। हम्म। सेकंड अप्रोच ये होती है कि भाई नहीं यार कोई नहीं, रिजेक्शन सबको सेम आ रहा है, हम दोबारा अप्लाई करेंगे और डेट अभी बुक कर लो। हम्म। निकलने से पहले डेट बुक कर लो, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डेट नहीं मिलेगी तो वीजा कहां से फाइल करेंगे? ठीक है। ऑब्वियसली। और इस बार फिर आप ये चीज निकल करेंगे, एक हम्म। वो स्प्रेड होती है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये सब कंसल्टेंसी से तरीके होते हैं कि कैसे आप सपोर्ट करते हो, कैसे हेल्प करते हो, एक हाँ। बियॉन्ड आप प्रोफेशनल जो एक लाइफ होती है उसको मेंटेन करते हुए, सही है। एक हाँ, मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, जैसे जितनी बड़ी कंसल्टेंसी होती है उनके पास बच्चे भी ज्यादा होते हैं। ठीक है। ठीक है। अब आपको पता है कौन लीडिंग में चल रहा है, तो उनके पास आप मान के चलो अगर एक साल में 400-500 बच्चे आ रहे हैं वीजा लगवाने के लिए, तो वो 400-500 बच्चों की फाइल वो लगवाते लगवाते, जिनमें से 50-60 बच्चों का वीजा लगेगा। ठीक है। और ठीक है। जिन कंसल्टेंसी के पास 50-60 ही बच्चे आ रहे हैं, तो वो हाँ पूरा अपना फुल एफर्ट देंगे कि हर एक बच्चे का हो जाए। वो वन हाँ। टू वन हर बच्चे से पूरे दिन बात कर पाएंगे, कि आप सुबह भी बात कर ले रहे हो, रात में भी बात कर रहे हो, जब भी हाँ, आपको ऐसा लग रहा है कोई इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ ऐड ऑन कराना है, तो वो तब भी करवा देते हैं। ठीक है। मतलब जितनी बड़ी कंसल्टेंसी होगी, मतलब वही होता है ना, हाँ नाम बड़े दर्शन छोटे। हाँ हाँ, ये बात तो है। तो अगर हम बात करें तो एक स्टूडेंट इंस्पिरेशन को लेके या फिर इतनी स्ट्रांग विल पावर आपके अंदर कैसे लाइक बनी रही लास्ट तक, क्योंकि बच्चे लास्ट तक टूट जाते हैं भाई, मैंने जो देखे हैं, ठीक है। बच्चे नहीं रुक पाते हैं, नहीं इतना सहन कर पाते जो तुमने किया। तो एक बताओ तुमने अपने आप को कैसे रोक के रखा है, क्या मोटिवेशन था तुम्हारे पीछे? क्योंकि एक मिथ ये भी रहती है कि यार एक बार रिजेक्शन आया दोबारा वीजा नहीं मिलता, हमारी प्रोफाइल पे गलत इंपैक्ट पड़ जाता है, एंड भाई तुम्हारे दो दो रिजेक्शन है, दो दो तीसरी बार रिजेक्शन। वीजा मिला है, तो कैसे तुमने सर्वाइव किया उस चीज को? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आप कह रहे हो कि मुझे कहाँ से इतनी विल पावर आ रही थी, कहाँ से मुझे इतना सेल्फ बिलीव आ रहा था, हाँ हाँ। मैं क्योंकि 7-8 महीने से लगातार प्रोसेस कर रहा हूँ, मेरे पास दो सही। सिनेरियो है कि मेरा एक बार रिजेक्शन आ गया, 2 बार रिजेक्शन आ गया, मैं या हाँ तो क्विट कर दूं, मैं निकल जाऊं, मैं नेक्स्ट ईयर के लिए हाँ। अप्लाई करूं। पहला ऑप्शन राइट। तो ये, जिसमें 90% बच्चे यही करते हैं। दूसरा करेक्ट ऑप्शन है। ये था कि मेरे पास एक चांस और है, थर्ड टाइम अगर मैं अप्लाई कर देता हूँ,
भाई दवा अगर हो जाए, क्लियर हो जाए, तो मेरे जो पूरे साल की मेहनत है वो हम्म। पूरी फ्रूटफुल हो सक्सेस जाएगी। हो। और आप सोचो, आप इतना पैसा इन्वेस्ट करके आ रहे हो, इतना सारा पैसा आप कंसल्टेंसी को दे रहे हो, बाकी प्रोसेस में लगा रहे हो, आप आइल्स का हम्म। एग्जाम दे रहे हो, उसमें आप पैसा लगा रहे हो। तो उसके बाद अगर आप एक अपॉइंटमेंट और बुक कर लोगे, तो मुझे नहीं लगता, अगर उसके बाद भी मुझे कोई रिजेक्शन आ जाता थर्ड टाइम के बाद भी, तो मैं ये सोचता कि चलो ठीक, हार्ड लक है, इस बार मैं नेक्स्ट ईयर अप्लाई करूंगा। बट एक सेटिस्फैक्शन रहता कि मैंने तीनों बार अप्लाई किया, तब भी नहीं हुआ। मतलब हाँ, एक वो रहता अगर कि लाइफ में कभी रिग्रेट नहीं करते कि मेरे पास एक हाँ, रिग्रेट ऑप्शन नहीं होना और था, चाहिए। शायद मैं उसमें अप्लाई हाँ, कर सकता था, मिल जाता शायद एग्जैक्टली मुझे। जब सेकेंड टाइम मेरा रिफ्यूजल आया था, तो मैं कॉल पे यही बात कर रहा था कि मैं उस समय मुझे डाउट हो रहा था कि अब थर्ड टाइम फिर दोबारा भाई प्रोसेस, फीस देनी फिर पड़ेगी सारा वीजा की, डॉक्यूमेंटेशन, फिर फिर आना वापस आना, पड़ेगा। फिर जाना। तो बहुत नहीं, एक्चुअली बहुत हेक्टिक हो जाता है अकेले ट्रैवल करना, फिर वापस आना जाना, फिर घर का भी मैनेज करना, अगर आप जॉब कर रहे हो वो भी मैनेज करना, तो वो बहुत हेक्टिक हो जाता है। लेकिन अगर आपका लक है, थोड़ा बहुत इसमें लक भी होता है कि आपका डॉक्यूमेंटेशन सारा अच्छा चल रहा है, आपका इंटरव्यू भी अच्छा गया, क्योंकि एक्चुअली मेरा इंटरव्यू काफी अच्छा जाता था। मुझे अपने इंटरव्यू से ऐसा नहीं लगता था कि इंटरव्यूअर ने कोई मेरे से क्रॉस क्वेश्चनिंग की या ऐसा कुछ किया। इवन जो हम्म। मेरा रीजन आ रहा था रिफ्यूजल का, उसमें आ रहा था इंटेंशन टू रिटर्न टू इंडिया इज नॉट क्लियर। हम्म। इवन जो मैंने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, उसमें मैंने सारे अपने ब्रदर के, फादर के एम्प्लॉयमेंट प्रूफ लगाए थे, सैलरी स्लिप्स, आईटीआर सब लगाया था, जितना प्रोवाइड कर सकते हैं हम डॉक्यूमेंट्स। हम्म। और इंटरव्यूअर ने मुझे क्वेश्चन ही कभी नहीं पूछा था कि व्हाट आर योर इंटेंशंस टू और कमिंग व्हाट टू आर योर कम फ्यूचर टू प्लान्स। इंडिया। मेरे से हम्म। क्वेश्चन ही नहीं पूछा, तो उसने वो रीजन लिख के दे दिया, तो मैं समझ ही नहीं पा रहा था। मैं जब वो एक सेकंड टाइम जनरल पे रहता है, एक तो जनरल दोनों मतलब वो टाइम। सबको ही देते हैं ये बात कि हाँ, इंटेंशन टू रिटर्न बैक इंडिया नहीं है, और जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज नॉट रिलायबल। तो हाँ, वही आ रहे थे हमारे पास, तो हम लोग भी कंफ्यूज थे क्या करें, बट हम लोग हर बार थोड़ा थोड़ा चेंज करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ। जैसे फर्स्ट टाइम ने ऐसे ही कर दिया, सेकंड टाइम हमने एक डॉक्यूमेंट हमारे यूनिवर्सिटी से मिला था इंटेंशन जिसमें, लेटर लगाया था। हाँ हम्म। इंटेंशन लेटर लगाया था, और एक डॉक्यूमेंट हमने यूनिवर्सिटी से भी अरेंज किया था जिसमें हाँ। यूनिवर्सिटी हमारी सपोर्ट कर रही थी रिटर्न में। हाँ। फिर भी कुछ नहीं हुआ। थर्ड टाइम तो फिर यूनिवर्सिटी से हमने मेल करवा दिया एम्बेसी को ही। उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे हम। कि अब कोई जब ऑप्शन ही नहीं था। यूनिवर्सिटी ने बोल दिया है, तो अब क्यों नहीं। तो डिस्कस कर लेते हैं कि जो लास्ट वाला आपका इंटरव्यू रहा, उसका हम्म। आपका इंटरव्यू कितनी देर चला, क्या क्या क्वेश्चन पूछे, क्योंकि डेफिनेटली वहां आपसे क्या ये क्वेश्चन पूछा गया कि आपने कितनी बार वीजा पहले रीअप्लाई कर चुके हो। हाँ, जब मेरा थर्ड टाइम इंटरव्यू था, तो मुझे उस समय नर्वसनेस नहीं हो रही थी। मुझे बस ये था कि मुझे जाना है जो क्वेश्चन, क्योंकि मैं दो बार ऑलरेडी फेस कर चुका था, मैं बहुत काम माइंड से था। मैं इवन ये सोच के गया था कि जब मेरा इंटरव्यू खत्म होगा, तो मैं उनकी परमिशन लेके उनसे 2 मिनट और बात करूंगा, और मैं उनसे पूछूंगा कि जो दो बार मेरे रिफ्यूजल के रीजंस आए हैं, उसके लिए मैंने ये चीजें लगा दी है, क्या ये सफिशिएंट है, या और वो आपने और करी भी। कोई डॉक्यूमेंट अभी कोई चाहिए, तो मैं अभी प्रिंट आउट करा के डॉक्यूमेंट में सबमिट करा दूंगा। तो मैं ये ऑलरेडी सोच के ओके। गया था कि मैं ये बात करूंगा, ये करूंगा। तो मैं इंटरव्यू हमारा स्टार्ट होता है, बेसिक इंट्रोडक्शन, कौन से कॉलेज में एडमिशन हुआ है, क्यों जाना है, और उसके हम्म। बाद कौन स्पॉन्सर कर रहा है, फंड्स कितने हैं, उसके हम्म। बाद जो स्पॉन्सर कर रहा है वो, उसका एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, मतलब क्या करते हैं वो, क्या नहीं करते हैं। तो मतलब हम्म। बेसिकली बहुत जनरल क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद जो मेन हम्म। उन्होंने पूछा कि आपने आइल्स वगैरह दिया है कि नहीं दिया है, उसका स्कोर क्या था, हम्म। एज क्या है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद वो ये मेरे से कहे कि आप ये थर्ड टाइम अप्लाई कर रहे हो, मैंने कहा हाँ थर्ड टाइम कर रहा हूँ। तो कह रही है पिछले 2 बार रीजंस क्या थे, मैंने कहा ये इंटेंशन टू रिटर्न टू इंडिया, यही रीजन था। हम्म। फिर उन्होंने मतलब इसके बाद कुछ ज्यादा हमारी बात नहीं हुई थी। जो मेरा थर्ड टाइम इंटरव्यू था वो 5 ही मिनट का हुआ था, वो जल्दी हो गया था। फिर जैसे ही उन्होंने कहा कि ठीक है, यस यू कैन गो नाउ, उन्होंने कोई मेरे से ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं। वो बस ऐसा था कि आप क्वेश्चन पूछते आ रहे हो, मैं आंसर देता जा रहा हूँ, कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं, कुछ कुछ नहीं, कि मतलब जो बच्चा ओके। इंटरव्यू दे के आ रहा है उसको पता ही ना चले मेरा इंटरव्यू हुआ कैसा है, खराब गया अच्छा गया है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं तो हमें कोई अब सोचना नहीं पड़ रहा क्या बोलना है, तो वहां पर भी हम्म। ये है कि भाई तू पूछ क्या पूछ है तभी वो थोड़ा सा बताओ, क्योंकि लोग यहाँ डरेंगे। जो आपने एक ब्रेव काम किया, जो मैंने भी देख के मैं सरप्राइज हुआ था कि आपने इंटरव्यूअर से बात करी थी। हाँ, पूछ के वो कह वो रहा था। मैं कुछ नहीं सोचा था जब मैं ट्रैवल कर रहा था, जब मैं अपना इंटरव्यू देने आ रहा था एक रात पहले, तो मैं सोच के गया था कि मेरा वीजा लगे या ना लगे, अगर मैं नेक्स्ट ईयर अप्लाई करूंगा तो मुझे ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर नेक्स्ट हाँ। ईयर भी मैं अप्लाई करता हूँ तब भी मेरे साथ ऐसा हो गया तो मैं क्या करूंगा। तो मैं गया, नॉर्मल वही इंटरव्यू हुआ, कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हुई, पूछ लिया, 5 मिनट का इंटरव्यू हुआ। फिर जैसे ही उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, यस यू कैन लीव नाउ, तब मैंने उनसे पूछा इफ यू मे अलाउ मी आई हैव टू डिस्कस समथिंग। तो उन्होंने कहा ठीक है, इंटरव्यूअर का श्योर। इंटरव्यू लेना है। हाँ। मैंने सीधे उनसे ये बोला इफ यू मे अलाउ आई हैव टू डिस्कस समथिंग, हाँ इट्स कितना ओके। पोलाइट पूछा आपने यार, अच्छा था। हाँ, क्योंकि अगर आप ऐसा वैसे पूछते बहुत मैं लो वैसे टोन बोलने में वाला था पूछा था, कि इफ एक्सप्रेशन यू में मैंने अलाउ बहुत, मी। तो उन्होंने कहा यस यू कैन आस्क। तो मैंने उनको बताया कि मेरा पिछले जो 2 बार से रिफ्यूजल्स आ रहे थे,
वो ये हम्म। रीजंस की वजह से आ रहे थे। और इसके लिए मैंने जो जो डॉक्यूमेंट्स अभी ऐड किए हैं क्या वो हम्म। सफिशिएंट हैं या हम्म। मुझे और कोई डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि आपने डॉक्यूमेंटेशन जो की है वो सही है, और जो दो टाइम्स आपके रिफ्यूजल्स आ रहे हैं वो एक जेनेरिक स्टेटमेंट होता है। मैं भी बताऊं, अगर मैं खुद अगर वहां पे होता मैं हिम्मत नहीं करता पूछने की। एंड आपने हम्म। बहुत ब्रेव काम किया कि आपने ये पूछा, तो कैसे करके आपने उनसे पूछा एंड उन्होंने अलाउ किया, एंड क्या क्या क्वेश्चंस आपने पूछे उनसे? तो बेसिकली जब मैं मेरा इंटरव्यू हो रहा था तो बेसिक उन्होंने नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे थे कि आपकी एज क्या है, अपना इंट्रो दो, या हम्म। आपने आइल्स दिया है नहीं दिया है, कौन सी यूनिवर्सिटी जाना है, वाई इटली। तो इन सब के बहुत बेसिक आंसर्स होते हैं, वो आप पहले से प्रिपेयर करके ही आ सकते हो। तो हम्म। दोनों टाइम मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, थर्ड टाइम भी यही नॉर्मल इंटरव्यू चल रहा था। तो मैं बहुत हम्म। ज़्यादा प्रिपेयर्ड था कि मेरे से कोई भी क्वेश्चन करेंगे मैं आराम से उसको आंसर कर पाऊंगा। बट मैं एक चीज़ और सोच के गया था कि जैसे दो टाइम से मेरा रिफ्यूज़ल आ रहा था और मुझे कोई करेक्ट उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा था कि अगर वो इंटेंशन टू रिटर्न टू इंडिया के बेसिस पे मेरा रिफ्यूज़ल दे रहे हैं तो मैं इसमें क्या ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगा दूं या मैं क्या उन्हें स्टेटमेंट ऐसा प्रोवाइड करूं जिससे मेरा वीज़ा लग जाए। हम्म। क्योंकि हमने सेकेंड टाइम के लिए इंटेंशन लेटर भी एडिशनल लगाया था। हम्म। थर्ड टाइम हमने एक डॉक्यूमेंट और लगाया था ना, वो जो यूनिवर्सिटी वाला था। तो हम अपनी साइड से पूरा एफर्ट दे रहे थे। तो हम्म। फिर मुझे ऐसा लगा कि थर्ड टाइम भी हम ट्राई कर लेते हैं, बट नॉर्मल ऐसे इंटरव्यू जाएगा तो फिर ऐसा फिर हो सकता है कि मेरा रिजेक्शन आ जाए। तो मैंने ये सोचा कि जैसे मेरा इंटरव्यू खत्म होगा तो मैं उनसे पोलाइटली एक क्वेश्चन पूछ लूंगा कि इफ़ यू मे अलाउ मी, आई हैव टू डिस्कस समथिंग। तो मैंने उनसे बोली ये चीज़। तो उन्होंने भी कहा यस यस श्योर यू कैन आस्क। तब मैंने उनसे बोला कि पिछले 2 बार से जो मेरे रीजंस आ रहे थे वो ये आ रहे थे, इंटेंशन टू रिटर्न टू इंडिया के बेसिस पे, और उस बेसिस पे जो थर्ड टाइम मैंने इंटरव्यू दिया है तो उसमें डॉक्यूमेंट्स में मैंने ये चेंजेस किए हैं इस बार, और ये डॉक्यूमेंट्स हम्म। मैंने ऐड किए हैं। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है इट्स गुड। फिर उसके बाद उन्होंने बोला जो इंटेंशन टू रिटर्न टू इंडिया का स्टेटमेंट होता है बहुत जेनेरिक होता है। उस हम्म। उसके मतलब कई सारे रीजंस होते हैं, वो आपका फैमिली बैकग्राउंड देखते हैं या आपकी एजुकेशन देख लेंगे। वो आप मेंशन नहीं करके देंगे, लेकिन उसमें जो मेन जो हेडिंग होगी वो यही आ जाएगी, रिफ्यूजल का रीजन। तो मेरी बस 2 मिनट एक्स्ट्रा जो उनसे बात हुई थी वो यही हुई थी। और उन्होंने बोला था कि आपको किसी और यूनिवर्सिटी से अगर एक्सेप्टेंस आया है तो आप हम्म। उसका प्रिंट आउट लेके आप दोबारा सबमिट कर दो फाइल के साथ ओह। में। तो मुझे जैसे सेपियंजा से प्री एक्सेप्टेंस आया था, हम्म। तो उन्होंने कहा कि आप उसका प्रिंट आउट निकालना और वही फाइल जहाँ पे सबमिट हो रही है आप सबमिट कर दो। प्लस उसके साथ एक लेटर लिख देना कि अपार्ट फ्रॉम मार्के यूनिवर्सिटी आई हैव आल्सो गॉट एन एक्सेप्टेंस फ्रॉम सेपियंजा यूनिवर्सिटी। तो अच्छा। उन्होंने बोला कि ये एक गुड इम्पैक्ट पड़ता है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि सिर्फ एक यूनिवर्सिटी से नहीं, बच्चे को 2-3 यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस आ चुके हैं। तो मैंने जैसे मेरा इंटरव्यू कंप्लीट हुआ उसके बाद मैंने उसका प्रिंट आउट किया और मैंने सबमिट कर दिया डॉक्यूमेंट्स। फिर उसके ओके। बाद मेरा इंटरव्यू कंप्लीट हो गया था और मुझे हम्म। कुछ ऐसा लग भी नहीं रहा था, बहुत मैं नॉर्मली था क्योंकि मेरा इंटरव्यू ठीक गया था। फिर जब मैं घर आया तो नेक्स्ट डे जब हम कनेक्ट करने लगे थे तो हमने यही डिसाइड किया था कि एक बार हम यूनिवर्सिटी को भी मेल कर देते हैं कि वो एक बार एम्बेसी को मेल कर दें। तो जो मेरा अपॉइंटमेंट लेटर था वो सब हमने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे उनको मेल करते समय, तो उन्होंने मेल भी कर दिया था। थैंकफुली मतलब मेरी यूनिवर्सिटी ने भी काफ़ी मतलब सपोर्ट किया है इस प्रोसेस में। तो मीन्स यूनिवर्सिटी ने मेल कर दिया, देन उसके बाद में डिस्पैच का मैसेज आ गया डिस्पैच का कि आपका मैसेज। पासपोर्ट डिस्पैच। ठीक अब है। मेरा तो जब डिस्पैच का मैसेज आया था मुझे तब भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके बाद भी एक मेल आता है कि आपका जो हम्म। लॉन्ग टर्म वीजा है वो इश्यू हो गया है। तो मतलब बेसिकली बोलते तो ये कि 99% टाइम यही होता है कि आपका जब डिस्पैच का मैसेज आ जाए, अगर आपने कोरियर सर्विस ली है तो आपका लेता। मतलब वीजा लग गया है। क्योंकि सेकंड टाइम जब मेरा रिफ्यूजल लगा था तो जब मैं कलेक्शन के लिए गया था तो मैंने जो लेडी मेरी फाइल्स दे रही थी तो मैंने उनसे पूछा भी था कि मान लीजिए कि मैंने कोरियर सर्विस ली है, क्योंकि बहुत सारे हाँ। बच्चे इस चीज़ के डाउट में रहते हैं, बहुत डाउट में रहते हैं, मैं भी रहता था। तो मैं सोचा ये चीज़ क्लियर करूं कि अगर आपने कोरियर सर्विस ली है और आपको मैसेज आ रहा है कि कलेक्शन का आ रहा है तो हाँ। आप 99% समझना कि आपका वीज़ा नहीं लगा है। तो अच्छा, इसमें ये उसका भी सिर्फ रहता है क्या, कोरियर वाले वो पैसे वापस करते हैं बीएफएस वाले आपको? मैंने पूछा था क्योंकि मेरा 2 बार रिफ्यूजल आया था, हाँ। दोनों बार कुरियर था, दोनों बार मैंने कलेक्शन किया। तो वो जो आपको रिसीट देंगे उसमें जो आपका रेफरेंस नंबर होगा तो आपको वो वीएफएस पे मेल करना पड़ेगा कि मेरा ये रेफरेंस नंबर था। बट मुझे कलेक्शन का मैसेज आया था, मैंने कलेक्ट किया है। तो जो 683 के अराउंड कुरियर चार्ज होता है उनका वो आपको रिफंड आ जाएगा, बट वो कहते हैं कि 20 to 25 वर्किंग डेज लगते हैं आने में। तो मैंने जो मेरा सबसे पहला रिफ्यूजल का जो कुरियर चार्ज था वो मैंने कर दिया, मुझे मेल आ गया कि 15 से 20 दिन में आ जाएंगे। अब जैसे वो आएगा तो मैं नेक्स्ट रिफंड के लिए अप्लाई कर दूंगा। नहीं, बेटर को अभी कर दो ताकि वो भूल ना जाए, तो वो हमारे लिए बेटर है। रहेगा ना। मैंने सोचा कि एक जैसे पहले आ जाए उसके बाद में, क्योंकि दो एक साथ ही कर दूंगा तो ऐसा ना हो कि कोई इशू हो जाए। इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो होता है ना कि टिकट सिस्टम होता है, टिकट पहले एक राइज हो गया है, वो टिकट जब सॉल्व होगा तो दूसरा टिकट जाएगा ना आगे, तो उसमें ओके इशू नहीं ओके। आएगा। तो चलो, ये तो हमारा बेटर हो गया है। अब वीजा मिल चुका है फाइनली। हम्म।
हम्म। एंड आप इटली आने वाले हो, हम्म। राइट? सो हम्म। अब बात कर लेते हैं कि FLCS बीइंग इन कंसल्टेंसी और बीइंग क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करी और कैसे हेल्प करी, इसकी हम थोड़ी रेटिंग्स की बात कर लेते हैं विद थोड़ा सा डिस्कशन के साथ में, ठीक है? हम्म। तो आपके पास ऑलरेडी एक पुरानी कंसल्टेंसी का एक्सपीरियंस है, तो शायद आप इसमें और अच्छे से लोगों को लाइक हमारी रेटिंग कर पाओगे, हम्म। ठीक है? तो हम्म। बात कर लेते हैं पहले ट्रांसपेरेंसी की बात, ठीक है? तो हम्म। ट्रांसपेरेंसी में हमने आपके साथ में कितनी ट्रांसपेरेंसी रखी सिस्टम में, एंड आउट ऑफ 10 उसमें आप क्या रेटिंग देते हो FLCS कंसल्टेंसी को? बेसिकली सबसे पहले मैं उनकी बात कर लेता हूँ। उनके साथ मैंने सारा प्रोसेस स्टार्ट किया। आप सिर्फ उन्हीं की बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ किसी भी बड़ी कंसल्टेंसी के साथ आप जाओगे स्टार्टिंग में, तो आप ये समझना कि वो बल्क में बच्चे उठा रहे हैं। आपकी एक फाइल लग रही है तो वो बल्क में सारे बच्चों की फाइल लग रही है, 100 बच्चों की, 200 बच्चों की। हाँ हाँ। सबके एप्लीकेशन एक साथ हो रहे हैं, सबके रिजल्ट एक साथ ही आएंगे। हाँ। लेट भी हो सकता है। हम्म। समरी सारे बच्चों की वो एक साथ मेल करेंगे कि आप इतने बच्चों की समरी दे दो। जैसे मेरे साथ हुआ था मार्के ठीक है। यूनिवर्सिटी, मेरी मार्के यूनिवर्सिटी में बहुत पहले समरी आ गई थी, उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कांटेक्ट भी किया बाद में कि हमारी समरी नहीं आ रही, हमारी समरी नहीं आ रही। हाँ। तो वो बेसिकली एक स्पेसिफिक बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। हाँ, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, वो आपसे बात करेंगे, बट जैसे आपका मान लीजिए एक्सेप्टेंस नहीं आता किसी यूनिवर्सिटी से, तो हाँ। वो बहुत ज्यादा एफर्ट ये ऐसा कुछ नहीं लगाएंगे। आप मतलब मतलब पूरे आप डिपेंडेंट उनके लिए हो ऐसे उन पे। स्टूडेंट ही हो हाँ। जैसे और हैं? नॉट अ स्टूडेंट, जस्ट आप एक क्लाइंट, कस्टमर। कस्टमर हो, दैट्स इट। बहुत एक मुर्गा हो हार्ड उनके वर्ड लिए है। आप। हाँ, ट्रांसपेरेंसी की बात अगर मैं करूँ तो ऐसा था कि मतलब उन्होंने भी चीजें क्लियर की थी कि हम पेमेंट वगैरह कैसे लेंगे, बट आप किसी भी जब भी आप प्रोसेस स्टार्ट करोगे किसी भी कंसल्टेंसी के साथ, वो आपसे हम्म। ये बोलेंगे हम तो अरे वीजा लगवा ही देंगे आपका। आपका तो अब 4-5 यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस ले ही आएंगे, मतलब आपको वो बहुत चढ़ा देंगे। तो आप भी बुला बहुत देंगे मतलब गुब्बारे की कॉन्फिडेंस में तरह। आ जाते हो, हाँ मेरा तो लग जाएगा, मेरी तो स्कॉलरशिप हम्म। लग जाएगी, सब हो जाएगा। बच्चों की लगती भी है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं लगती है, एक्सेप्टेंस भी आता है, सब आता है। लेकिन आप जो बहुत पुश कर देंगे वो स्टार्टिंग में ही आपको, कि ताकि आप फटाफट पेमेंट्स वगैरह करो और उनके साथ हम्म। प्रोसेस स्टार्ट करो। जब मुझे एफएलसीएस के बारे में पता चला, क्योंकि जो दो मेरी फ्रेंड्स थी मेरे कॉलेज की, उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से जेन्युइनली पता नहीं था मार्च या अप्रैल तक, वरना मैं स्टार्टिंग में कर लेता। तो मुझे जैसे ही अप्रैल मई के अराउंड पता चला, तब तक मेरी प्रोसेस ऑलरेडी चली रही थी उनके साथ। हम्म। एफएलसीएस के साथ मेरे साथ ये था कि मैं जब भी कांटेक्ट उनको करना चाहूँ, इवन तुमसे या किसी भी टीम मेंबर से, तो वो अवेलेबल रहते थे। कोई भी डाउट आ रहा है, कोई अभी हम भी उस पे आएंगे, क्वेरी आ रही है। हम उस वाले हाँ। सेक्शन पे भी आएंगे। तो अभी हम बात करें ट्रांसपेरेंसी की। तो हाँ। उसमें बात करें लाइक हमने जो चीजें कर रहे थे वो आपको सारी पता चल रही थी, जो मेल भेज रहे थे आपको दिख रहे थे वो यस, मेल। यस, यस। हाँ। तो ट्रांसपेरेंसी में रेटिंग आप क्या दोगे आउट ऑफ 10? आउट ऑफ 10 तो ट्रांसपेरेंसी 10 ही दूंगा मैं, क्योंकि मेरे सामने सारी चीजें हो रही थी, मुझे पता चल रहा था, सब क्लियर हो रहा था। चलो। क्योंकि हम कुछ भी डिस्कस कर रहे थे, क्या मेल करना है क्या नहीं करना है, सब हम डिस्कस करके ही साथ में कर रहे थे। कुछ लग नहीं रहा अच्छा। था, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे बीइंग अ फ्रेंड हम सारे काम कर रहे हैं। हाँ, ये हमारा एक हाँ। इंटेंशन रहता है कि स्टूडेंट को एक कंसल्टेंसी ना रखे, ऐसा लगे कि दोस्त है, एक दोस्त के साथ में काम कर रहे हाँ। हैं, वो हाँ। फ्रेंडली ओपनली हाँ। सारी चीजें कर पाए, डिस्कस कर हम्म। पाए। हाँ, जैसे कि प्रोसेस आपने और भी स्मूथ बताया। हो जाता है। हाँ, दोनों के लिए स्मूथ हो जाता है, हमारे लिए भी आपके हाँ। लिए भी, हम्म। राइट? जैसे आपने बताया कि दो फ्रेंड, तो मेरे को लाइक ये बहुत प्राउड फील हो रहा है बोलते हुए कि आप तीनों LP में एक ही बैच एक ही क्लास के स्टूडेंट हो, यस। राइट? और आप तीनों का वीजा लग चुका है, और आई आपकी क्लास से आप तीनों ने स्टार्ट किया था इटली का, हाँ। ठीक है? और आपने हम्म। फैब में स्टार्ट किया था, एंड आस्था और प्रियंका जो दो और स्टूडेंट हैं, उनका हाँ। प्रोसेस आपको स्टार्ट होगा कि आप तो बहुत पहले से कर रहे थे, उनको तो पता भी नहीं था। हम्म। उनका हमने जुलाई में स्टार्ट किया है राइट? हाँ। हाँ। जुलाई के लास्ट में स्टार्ट किया है, एंड हम्म। आई थिंक सितंबर में उनको वीजा आ गया था। हाँ, सितंबर 23rd या 24th सितंबर को हाँ, उनका वीजा है। उनके वीजा आ गए थे, है ना? हाँ। हम्म। तो मतलब देखा जाए तो एक बहुत प्राउड की बात है मेरे लिए कि यार एक हम्म। क्लास के तीन बच्चे हाँ, एक साथ। ऑब्वियसली, नो डाउट, इसमें कोई क्वेश्चनिंग नहीं है। क्योंकि पता है अब इसमें होता है कि आप मतलब कैसे चीजों को मैनेज कर रहे हो। अब सेम प्रोसेस अगर मैंने भी उस टाइम मतलब तुम्हारे साथ स्टार्ट की होती, तो हम सबकी एप्लीकेशन एक साथ जा रही है, एक ही साथ एक्सेप्टेंस आ रहा है, एक ही साथ समरी आ रही है, वो सारा काम होता जा रहा है। बट अब मैंने वही बोला ना, जितनी बड़ी कंसल्टेंसी, जितना ज्यादा वर्कलोड होगा, उनकी भी गलती नहीं है, जितना ज्यादा वर्कलोड होगा उतनी धीरे तो काम होगा। अब अच्छा, एक आठ चीज तुम्हें मैं घंटे का और काम कोई बताता दो हूँ। घंटे में थोड़ी कर अच्छा, पाएगा। आपको क्या लगता है कि हमने कितनी प्रोफाइल पे काम किया होगा इस बार? लाइक अराउंड। बेस्ड बेस्ड ऑन दो जो अवेलेबिलिटी आपको दिख रही थी हमारी साइड से मिल रही थी उसके अकॉर्डिंग, जैसे आप देख रहे हैं ना कि हम आपके साथ काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप देख के क्या लग रहा था हमारे पास कितने बच्चे होंगे? डोंट सी कि अराउंड आपके बच्चे ज्यादा होंगे, बट सी कि हाँ आपको हम कितनी अवेलेबिलिटी दे रहे थे उसके अकॉर्डिंग। अराउंड 70 to 80 स्टूडेंट्स। अच्छा,
हम्म। ओके। ठीक है। हाँ। अच्छा गैस था, लाइक हमारे पास 80+ स्टूडेंट तो थे, हमारे जो परमानेंट थे, हम्म। एंड जो बीच में हमारे साथ ज्वाइन करी, तो अप्रोक्सीमेटली 200 प्रोफाइल्स थी 200 प्रोफाइल्स। जो हमने ओवरऑल काम किया। तो तुम्हें हमारे साथ अरे। काम करके बीच में ऐसा कभी लग रहा था कि ये लोग इतने बंदों के साथ में हैं? नहीं नहीं, मुझे ऐसा था कि मैं कभी भी जैसे सुबह इवन मैं तो डायरेक्ट कॉल कर लेता था। मैं ऐसा था कि हाँ ये इस चीज में इशू आ रही है, इस चीज में डाउट आ रहा है, मुझे इसमें क्लियर कर दो। तो वो सारी हम्म। चीजें हो जा रही थी तुरंत ही तुरंत। तो हाँ, अब हम इसी को ओवरकम करते हुए और लाइक इसी को टेक अवे करते हुए हम ये डिस्कस कर लेते हैं एबिलिटी ऑफ द कंसल्टेंसी, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी पुराने एक्सपीरियंस के साथ में एक होता है ना कि भाई हमारा टाइम है, क्योंकि हमें भी याद है जब इनरोलमेंट समरी कर रहे थे कि भाई अब हम्म। तो वो सुबह ही उठेंगे या फिर वो मंडे को ही मिलेंगे 9 बजे या शाम को हम्म। रिप्लाई 5 बजे तक ही करते हैं। हाँ, सही है। उनकी बेसिकली और एक जैसे ऑफिस टाइमिंग्स होती है, उनका ऐसे था हाँ मंडे टू फ्राइडे वी आर वर्किंग फ्रॉम 9 to 5, दैट्स इट। हाँ, आप तो उसके वो चीज, अलावा हाँ, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, कोई रिप्लाई करने नहीं, वाला भी नहीं है। नहीं है वो, आपको आएगा ही नहीं, रिप्लाई नहीं आएगा। वो सिंगल हाँ। टिक आता है, वो डबल टिक भी नहीं होता व्हाट्सएप। ओह भाई। तो अगर हम अपनी बात करें लाइक एफएलजीएस कंसल्टेंसी के साथ, तो इसका एक्सपीरियंस थोड़ा आप बताओगे? जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, बहुत अच्छा था। मैं कभी भी अगर रात में 9 बजे 10 बजे, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशंस पड़ी हैं हम्म। वीजा वाले, एक दिन पहले मुझे भी याद है कि एक डॉक्यूमेंट हमारा जो यूनिवर्सिटी वाला था जिसमें हमें एनरोलमेंट फी वीजा आने के बाद पे करनी थी, वाला हम्म। डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी का। हम्म। तो उसमें वो शायद हम एक रात पहले निकलवाना था, तो वो शायद मैं भूल गया था। तो तुमने ही मुझे राइट। फोन किया था, बताया था कि हाँ इस डॉक्यूमेंट को भी ऐड कर लेना, है ना। तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी थी कि अगर मैं अपनी साइड से भी कोई एक चीज छोटी सी भूल जा रहा हूँ, तो वो मुझे जो हमारी कंसल्टेंसी है वो साथ में रिमाइंड करा दे रहे हैं। ये मुझे काफी अच्छा लगा था। अवेलेबिलिटी तो बहुत सही थी, कि मतलब आप कभी भी एबिलिटी की बात अगर करना बात चाह रहे करें हो। तो कितने रेटिंग दोगे आप? 10। चलो अब बात करते हैं बिंग एन ओवरऑल कंसल्टेंसी की रेटिंग अगर बात करी जाए, क्योंकि हम्म। आप मार्केट में और लोगों को देखा हो, ठीक है, एंड प्राउड टू से कि जैसे आपने बताया कि और कंसल्टेंसी में 500-600 बच्चे होते हैं, उनके 50-60 हम्म। वीजा आ जाते हैं, हम्म। ठीक है, तो 1:10 का रेशियो रहता है उनका। एंड हाँ। हम बात करें तो अब करेंटली मुझे कोई लाइक, ऐसा मतलब मुझे स्पेसिफिक नंबर नहीं पता है, हाँ नहीं क्योंकि मतलब एक कोई आपने एक अपना कंसल्टेंसी कोई जनरल एक बताती बताया। नहीं है। हाँ, हाँ। तो अगर हम आपको अपने बताएं, तो आपका वीजा आई थिंक ये हमारा 57th वीजा है इस ईयर का। अब आप सोचो, 6 महीने भी अभी नहीं हुए, मार्च अप्रैल मई, हाँ 6 महीने हो गए, ठीक है, हम्म। हम्म। एंड ये 57th वीजा। ठीक है। अगर देखा जाए तो ये मेरे लिए खुद प्राउड की बात है कि इतना ट्रस्ट लोगों का ऑब्वियसली मिला। एंड ऑब्वियसली। ठीक है, एंड डेफिनेटली जो प्रोफाइल हमारे साथ आती है, तो कभी एक होता है ना कि यार एक बच्चे को इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है साथ में। हाँ। हाँ। एक देखो, मैं प्रोफेशनल हूँ, मेरे को ये हम्म। डॉक्यूमेंट दे दो, मैं बना के दे रहा हम्म। हूँ, तुम्हारी आगे मर्जी। हम्म। सीरियसली। तुम्हारा वीजा रिजेक्शन मेरी कोई गारंटी नहीं है भाई, वो एम्बेसी के हाँ, हाथ हम में। उसकी कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं। सही है। तो हम्म। अब स्टूडेंट वैसे बेचारा परेशान है, इतने साल का, इसने इतने महीने का प्रोसेस, इतना पैसा खराब किया, इतना टाइम बर्बाद किया, और हम्म। आज जिसका उसको सपोर्ट चाहिए थी, आप ही ने मना कर दिया। आपने बोला हाँ। भैया, आप अगर आप मान लो शिवांग फोन करके बोल रहे हैं कि यार रिजेक्शन आ गया है, भाई दोबारा हम्म। अप्लाई कर सकते हैं? हम्म। अब मैं बोल दूं हाँ भाई कर सकते हैं, बट वीजा पैकेज दोबारा लेना पड़ेगा। तो उस टाइम का एक्सप्रेशन क्या होता आपका? एक्चुअली मैंने वीजा प्रोसेस उनके साथ किया नहीं था, तो उस चीज का मुझे आइडिया नहीं है ना कि हाँ। मतलब तो अब यही होता है ना कि अगर मैं उनसे इस चीज को लेकर डिस्कस करता तो वो बताते कि हम्म, हाँ ये पैकेज प्राइस है, तो आप ये कर दो। ओवरऑल कैसा रहा लाइक एक्सपीरियंस, लाइक इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट जो मिलनी चाहिए, हम्म। लाइक एक कंसल्टेंसी के साथ ओवरऑल में, अगर हाँ मैं, की हाँ, वो वो सब कंसल्टेंसी की कैसे अगर मैं मिली? बात करूँ, सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी की, अवेलेबिलिटी की, जो आपका सपोर्ट है, या आपको किसी टाइम पे ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि रैंडमली आपको कई सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तुरंत तुरंत चाहिए होता है। इवन जब मैं इंटरव्यू देने जा रहा था तो तब भी हम व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर रहे थे। मेरा इंटरव्यू होने से पहले भी हम व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर रहे थे, तब भी मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये प्रिपेयर कर लो। तो वो सब काफ़ी सही लग रहा था। तो अगर ओवरऑल अगर सपोर्ट की बात करें, तो ऑब्वियसली 10 में से 9.5। 10। चलो अब बात कर लेते हैं इंप्रूवमेंट के लिए .5 कहाँ पर गया है और इसको कैसे सही नहीं कर सकते देखो, 9.5 ये होता है ना कि मैं जो सेटिस्फैक्शन है मेरा वो 100% ही है। लेकिन आप इस चीज में आप किसी भी कंसल्टेंसी, क्योंकि आई एम बीइंग वेरी बायस्ड इस चीज को लेके, मैं कोई आपसे, आप भी जानते हो कि हमारा कोई ऐसा डिस्कशन नहीं हुआ इस वीडियो को बनाने से पहले या कुछ भी। तो मेरा जितना भी जेन्युइन रिव्यू होगा मैं वही दे रहा हूँ। हैं? चलो, ये अगर हम किसी बहुत भी अच्छी बात है। कंसल्टेंसी से, मैं एक सजेशन जो आने वाले बच्चे होंगे जो नेक्स्ट ईयर के होंगे, 2025 इनटेक के होंगे, मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप, मैं ही नहीं बोल रहा कि आप
आप ही के साथ आए या किसी और के साथ जाएं। मैं बस एक चीज बोल रहा हूँ कि आप जितनी बड़ी कंसल्टेंसी का नाम सुनते हो कि आप जो दूर से एडवर्टीजमेंट देख लेते हो, ये इतने वीजा लग गए वो लग गए, ऐसा सब नहीं होता है। क्लियरली एक ऐसी आप कंसल्टेंसी पकड़ो जो आपको ध्यान दे पाए, आपके हम्म। जहाँ ड्रॉबैक्स आ रहे हैं उस चीज पे ध्यान दे पाए, आपको फंड्स नहीं मैनेज हो पा रहे तो सही से आपको कोई गाइड कर पाए कि आपको एनालाइज कर ऐसे ऐसे पाए फंड और आपको दिखाने हैं। बता पाए, हाँ, हर किसी का केस अलग हाँ, होता है। क्योंकि सबका राइट। केस अलग होता है, हाँ सीरियसली, तो एट सबकी लास्ट प्रॉब्लम अलग होती है। आप लोगों को क्या एडवाइस देना चाहोगे, अगर लास्ट की हम बात करें, क्योंकि एडवाइस हम एंड ऑफ द इंटरव्यू पहुंच चुके हैं, कि आप क्या एडवाइस देना चाहोगे मतलब किस एज अ टर्म्स पे? स्टूडेंट जो आ रहे हैं उनको? और अगर उसके अलावा आप उसमें ऐड कर सकते हो, क्या आप एफएलसीएस कंसल्टेंसी को रिकमेंड करोगे? डेफिनेटली डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा। इवन जितनी भी कंसल्ट, मैं 3-4 कंसल्टेंसीज को जानता हूँ जो इटली के वीजाज लगवाती है, तो मैं टॉप पे एफएलसीएस को ही रखूंगा। इसलिए नहीं कि क्योंकि मैंने किया, इसलिए क्योंकि मैं बाकी बच्चों का भी देख रहा हूँ। इवन हम जब कनेक्ट करते थे तो हम देखते थे कि जिन बच्चों का नहीं भी हो सकता था उनके भी वीजा आए। मेरा जैसा थर्ड टाइम में आया, मेरा भी काफी हार्ड वीजा था आना। थर्ड टाइम लाइक सीरियसली हिम्मत खत्म हो जाती है हिम्मत थर्ड हार टाइम जाते तक हैं। आते आते। हाँ। तो मैं डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा। एंड बीइंग पार्ट ऑफ दिस कंसल्टेंसी मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैंने जो भी सर्विस ली या आपने जो भी हमारे साथ काम किया बहुत अच्छा लगा। एट जो हमारा रिजल्ट था वो हमें मिल चुका है, तो अब सेटिस्फैक्शन ही है तो पूरा। आपको वैल्यू ऑफ मनी मिली, लाइक जो मनी आपने हमें पे करी वो आपको रिटर्न मिली? डेफिनेटली डेफिनेटली। बाकी कंसल्टेंसीज की अगर बात करें तो ज़्यादा ही है शायद हर जगह। ओके। सो थैंक यू सो मच शुभांग भाई, आपने इतना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर किया। हम्म। एंड आई पर्सनली एंड फ्रॉम एप्पल सी एस कंसल्टेंसी एंड टीम की साइड से आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए हम ऑल द विशेस करते हैं, लाइक बहुत शुभकामनाएं करते हैं। एंड आप बहुत आगे जाओ, बहुत आगे अच्छा ग्रो करो। एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई। ओके जी, तो हम इसको यहीं पर एंड करते हैं। ओके। श्योर। ओके। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर ऑनेस्ट। बाय बाय। बाय बाय।